आज देखते हैं खनिज संसाधन में अगला है औद्योगिक नीति। इसके पहले आप देखें तो उद्योग धंधों की स्थापना के कारण किसी भी स्थान पर उद्योग धंधे स्थापित क्यों होते हैं? केंद्रीकरण के कारण या स्थापना के कारण। जितने भी उद्योग हैं इसकी स्थापना कारण आप देखें। अब हम देखते हैं आगे है खनिज संसाधन में औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति सरकार की औद्योगिक नीति उद्योगों की स्थापना में सहायक होती है। सरकार की औद्योगिक नीति क्या होती है? किसी भी उद्योग की स्थापना में सहायक होती है। कोई भी उद्योगपति वे उन्हीं स्थानों पर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं जहां सरकार की नीति क्या है? उनके अनुकूल है। जहां सरकार की नीति क्या है? उनके अनुकूल है। उन्हीं भागों में उद्योगपति अपना उद्योग लगाते हैं। यदि सरकार की नीति क्या है? औद्योगिक नीति उद्योग धंधों की लगाने के लिए अनुकूल। यदि सरकार की औद्योगिक नीति क्या है? उद्योग धंधों के लगाने के लिए अनुकूल है या स्थापना में उदारता होती है। जिन देशों की सरकार की औद्योगिक नीति में उदारता होती है तो कोई उद्योगपति वहां क्या लगाएगा? उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। उदारता का होना आवश्यक है। स्थापना करने के लिए, उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार की औद्योगिक नीति में उदारता का होना आवश्यक है। तभी कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे आएगा। उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति देश में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। उद्योग लगाने के लिए क्या करते हैं? उद्योगपति वे देश में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां सरकार की नीतियां क्या होती हैं? लचीली होती है। कोई भी उद्योगपति वही अपना उद्योग या पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है जहां सरकार की नीति क्या है? लचीली होती है। लचीली होने के कारण वहां उद्योग धंधों का विकास अधिक होता है और सरकार की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की सरकार की जो नीति है, शासन व्यवस्था है, इसमें हस्तक्षेप कम से कम हस्तक्षेप क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। और कर, क्योंकि आप सबको मालूम है हस्तक्षेप के साथ साथ कर की जो दर होती है ये भी कम से कम। जितने भी उत्पादन किया जाता है उत्पादन पर कर लगाई जाती है। ये कर क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। तभी क्या करेगा? उद्योगपति उस स्थान पर उद्योग लगाएगा। ते है औद्योगिक नीति। क्या बताओगे? औद्योगिक नीति में किसी भी उद्योग की स्थापना में सरकार की औद्योगिक नीति क्या होती है? उद्योग स्थापना में सहायक होती है। किसी भी स्थान पर यदि उद्योग स्थापित की जा रही है तो सरकार की औद्योगिक नीति क्या होती है? उद्योग स्थापना में सहायक होती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति उद्योग स्थापना के लिए उदारता है, उदारता नहीं होगी तो क्या होगा? उद्योग नहीं स्थापित होगा। यदि उदारता है तो क्या होगा? वहां उद्योगपति अपना उद्योग लगाएगा, पूंजी लगाएगा। और इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए वहां कि जो औद्योगिक नीति है उसमें लचीला होना चाहिए। कम से कम कर लगाई जाए तभी कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाएगा। तो इसी में है नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति सरकार की जो नीति औद्योगिक नीति है इसमें एक नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। औद्योगिक नीति के आधार पर ही हम देखें तो हमारे भारत देश में 3 प्रकार की नीति है। पहला है उदारीकरण। उदारीकरण की नीति। उदारीकरण का अर्थ है नियमों एवं प्रक्रियाओं में। उदारीकरण का अर्थ है नियमों एवं प्रक्रियाओं में क्या करना? आसान प्रक्रियाओं को आसान बना करके क्या करना है? लाइसेंस परमिट राज को
क्या करना है, समाप्त करना। उदारीकरण नीति में क्या बताओगे, उदारीकरण नीति के अंतर्गत नियमों एवं प्रक्रियाओं में क्या करना है, छोड़ देना, या लाइसेंस परमिट नीति को कम करना। इससे क्या होगा, विदेशी कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीकी का, यदि कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं, यदि वहां नियम प्रक्रिया है वे कठिन है, जटिल है, तो वहां उद्योग स्थापित नहीं होगा। तो उदारीकरण नीति में क्या होता है, उदारीकरण नीति का मुख्य उद्देश्य नियमों एवं प्रक्रियाओं में छूट देना। उदारीकरण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसमें छूट देना, नियमों में, प्रक्रियाओं में छोड़ देना। ये उदारीकरण नीति का मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होगा, जो लाइसेंस परमिट राज है इसको कम करना। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। इसको क्या किया जाती है, उदारीकरण नीति के अंतर्गत इसमें छोड़ दिया जाता है। उदार नीति अपनाई जाती है, छूट मतलब उदार नीति अपनाई जाती है, कम करना, लाइसेंस परमिट राज को कम करना। इससे क्या होगा, विदेशी कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी, कोई भी विदेशी कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी, तकनीकी के साथ क्या करेगा, भारत में कारखाने लगा सकते हैं, भारत में क्या कर सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं। यदि कोई भी देश में उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है तो दूसरे देश की कंपनी भी क्या कर सकती है, भारत में अपनी तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ उद्योग स्थापित कर सकता है। इससे क्या होगा, यदि उद्योग धंधे स्थापित होगा देश में तो अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और ये जो योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे अधिक प्रोत्साहन मिला। 6वीं पंचवर्षीय और 7वीं पंचवर्षीय योजना में उदारी करने को अधिक प्रोत्साहन मिला। दूसरा है निजीकरण। सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों, जितने भी सरकार द्वारा संचालित उपक्रम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जिसको हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं, ऐसे उपक्रमों को क्या करना है, निजी हाथों में सौंपना। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना ही क्या कराता है, निजीकरण कराता है। आपको क्या बताना है, निजीकरण किसे कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, उसको निजी हाथों में सौंपना ही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। जो उद्योग बीमार है, बंद पड़े हुए, ऐसे उद्योगों को क्या करना है, सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंपना है। क्योंकि बहुत ऐसे उद्योग है हमारे भारत, बहुत से ऐसे उद्योग है जो हमारे भारत देश में बंद पड़े हुए, बीमार पड़े हुए, मतलब सरकारी जो उपक्रम है या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है वे क्या हुए हैं, बंद पड़े हुए। ऐसे उद्योगों को निजी हाथों में सौंपा जाता है। इससे क्या होगा, निजी हाथों में यदि उद्योग धंधों को सौंपा जाएगा तो उद्योग धंधों को लाभ मिलेगा। हमारे देश में जितने भी निजी क्षेत्र के उद्योग है वे अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कार्य करें। इन्हीं कारणों से सरकार द्वारा क्या की जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है या बंद पड़े हुए या बीमार उद्योग है उनको निजी हाथों में सौंपा जाता है। इससे क्या होता है, घाटे में जो चल रहे हैं उद्योग है उनको प्रोत्साहन मिलता है। इससे क्या होगा, दूसरे देशों द्वारा निवेश भी किया जाएगा, दूसरे देश की सरकारें निवेश करेंगी। ये हो गया निजीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण 1980 और 1990 के दशक, 1980 1990 के दशक में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की नीति को अपनाया गया। 1980 और 1990 के दशक में यदि हम देखें तो 1990
90 में वैश्वीकरण को काफी बढ़ावा मिला। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक देश में हम क्या व्यापार न करके पूरा भारत पूरा विश्व भूमंडल में जितने भी देश हैं इन सभी देशों को क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ एक देश के अंतर्गत व्यापार न करके पूरा भूमंडल में जितने भी देश है, विश्व है, इन सभी विश्व के अंतर्गत जितने भी देश है इन सभी देशों में हम क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। पूंजी के साथ साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वहां की वस्तुओं और सेवाओं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते। वैश्वीकरण नीति अपनाने से क्या हो रहा है? वैश्वीकरण नीति अपनाने से क्या हो रहा है? हमारे भारत देश की पूंजी ही नहीं, वहां की वस्तुओं, सेवाएं, संसाधन, इन सभी का हम एक देश से दूसरे देशों में उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यही है भूमंडलीकरण। इससे क्या होगा? घरेलू एवं विदेशी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होगा? घरेलू तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, मतलब प्रतियोगिता होगी। तो कोई भी देश प्रतियोगिता में ठहरने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? वस्तु कम कीमत पर उत्पादन करना पड़ेगा। कोई भी क्रेता होता है, जो उपभोक्ता होता है, वे उन्हीं वस्तुओं का मांग करता है जिनकी कीमत कम हो। तो प्रतियोगिता में ठहरने के लिए प्रत्येक देश क्या करेगा? उत्पादन करने के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग करें, नई नई तकनीक के द्वारा उत्पादन करें, ताकि हम हमारी उत्पादन लागत कम से कम लागत पर हम अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेंगे। यह है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण 1980 और 1990 के दशक में। तो 90 के दशक में हम देखें तो सबसे ज्यादा वैश्वीकरण इन्हीं 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। इसके बाद भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश, हमारे भारत देश में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश, बृहद औद्योगिक प्रदेश? इसमें हम देखते हैं सबसे पहले मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। किसी भी उद्योग, किसी भी क्षेत्र में यदि उद्योग धंधे की स्थापना होती है, किसी भी क्षेत्र में यदि उद्योग धंधे की स्थापना होती है, बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित होती है, तो उन पर आधारित छोटे छोटे अनेक उद्योगों का विकास भी होता है। यदि हम देखें तो भिलाई इस्पात संयंत्र देखते हैं, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है और इन पर आधारित ये क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र बड़े पैमाने के या बृहद पैमाने के लोहा इस्पात उद्योग है। इस पर छोटे छोटे अनेक उद्योग निर्माण स्थापित हुआ है। और इन सब में मुख्य कारण क्या है? आप सबको मालूम है क्या चाहिए? उद्योगों की स्थापना में आदर्श भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, या स्थानीयकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोई भी उद्योग आपको स्थापित करना है, आप पढ़े थे भारत में उद्योगों की स्थापना कौन से क्या होनी चाहिए? स्थानीयकरण के कारण या केंद्रीकरण के कारण होनी चाहिए। आप सब पढ़े क्या क्या होनी चाहिए? इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र में यदि उद्योग धंधे स्थापित करने के सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। दूसरा है परिवहन के साधन, पर्याप्त पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, सस्ते श्रमिक और औद्योगिक नीति भी शामिल हम कर सकते हैं। इस प्रकार ये है उद्योगों की स्थानीयकरण का। अब हमारे भारत देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश ये पश्चिमी तट पर, मुंबई पुणे प्रदेश क्या है? पश्चिमी तट पर स्थित है। और इस प्रदेश के औद्योगिक प्रदेश देखें
तो सोलापुर, इस क्षेत्र की यदि हम मुंबई औद्योगिक प्रदेश में देखें तो मुंबई औद्योगिक प्रदेश में सोलापुर से, नासिक से सोलापुर, मुंबई पुणे प्रदेश क्या है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। ये नासिक से सोलापुर, मुंबई पुणे प्रदेश नासिक से सोलापुर, इसका विस्तार है। और इसके अंतर्गत यदि देखें तो मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, सोलापुर है, नासिक है, कोलाबा है, ये सब क्या है, अहमदनगर, ये सब क्या है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के पूरा शहर है, पूरा शहर है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में। यदि हम देखें नासिक से लेकर के कहाँ तक है, सोलापुर के मध्य, नासिक से लेकर सोलापुर के मध्य यदि हम देखें, इसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, सोलापुर, सतारा, जलगांव, ये सब, अहमदनगर, सांगली, ये सब क्या है इसमें शामिल किए जाते हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना 1774 में, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना कब हुआ, 1774 में इसकी स्थापना की गई, 1774 में इसकी स्थापना की गई। और आप सबको मालूम है मुंबई भारत का प्रमुख व्यावसायिक राजधानी, आप सबको मालूम है मुंबई में भारत का प्रमुख व्यावसायिक राजधानी तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। यदि हम देखें तो ये मुंबई क्या है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। आप सबको मालूम है कि मुंबई क्या है, भारत देश का प्रमुख व्यावसायिक राजधानी। और ये मुंबई बंदरगाह सुने हुए, ये जलपत्तन देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी, और इसे एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ यदि हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग इसी प्रदेश में, एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग इसी प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुआ, 1774 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब हम देखें 1854 में कसाब जी डाबर उद्योगपति का नाम है, इनके द्वारा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। आधुनिक ढंग से यदि हम देखें तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में कबाब जी डाबर के द्वारा स्थापना की गई। इसके दूसरे चरण में यदि हम देखें 1854 में कबाब जी डाबर द्वारा इसकी स्थापना की गई, किसकी, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं 1854 में किसके द्वारा, 1854 में कबाब जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की आधुनिक ढंग से स्थापना की। अब आगे हम देखते हैं 1955 में ट्राम्बे में एशिया का, 1955 में ट्राम्बे में एशिया का सर्वप्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई 1955 में ट्राम्बे में, एशिया का आणविक ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला आणविक ऊर्जा केंद्र 1955 में स्थापित हुआ। ठीक है, 1955 में भारत का प्रमुख आणविक ऊर्जा केंद्र परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। इसके बाद 1967 में रसायन उद्योग,
यदि इसके बाद हम देखें तो 1967 में मुंबई पुणे प्रदेश में रसायन उद्योग की स्थापना की, रसायन उद्योग की स्थापना की है। उसके बाद 1976 में यदि हम देखें तो 1976 में मुंबई हाई में पेट्रोलियम निकालने का काम प्रारंभ हुआ। 1976 में क्या किया गया, मुंबई हाई में पेट्रोलियम निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ और इन्हीं क्षेत्रों में हम देखें तेल शोधन संघ की स्थापना की। ठीक है, 1961 से 1966 तीसरी योजना काल में, 1961 से 1966 तीसरी योजना काल में क्या किया है, तारापुर में एशिया का, तारापुर में एशिया का सर्वप्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना की। तारापुर है महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, ये तीसरी योजना काल में तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर की स्थापना की। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में कई उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम शोधन परिष्करणशाला, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करणशाला, खनिज तेल को साफ करने के लिए परिष्करणशाला, रेडियो गाड़ी है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, मोटर गाड़ी, इसकी स्थापना की। आप सबको मालूम है मुंबई, आज हम देखें तो मुंबई क्या है, मुंबई में हम देखते हैं तो क्या है, बॉलीवुड, फिल्म उद्योग। मुंबई में यदि हम देखें तो आज फिल्म उद्योग काफी विकसित हुए हैं, इसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में रेलगाड़ी चलाई गई, रेलगाड़ियां चलाई गई इसके बीच मुंबई और ठाणे के। इस प्रकार यदि हम देखें तो ये जो क्षेत्र है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश कौन से तट पर, पूर्वी तट पर, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश पश्चिमी तट पर, हुगली औद्योगिक प्रदेश है पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट में स्थित हुगली औद्योगिक प्रदेश की स्थापना यदि देखें, इसकी स्थापना मुंबई औद्योगिक प्रदेश की तुलना में, इसकी स्थापना तो पहले से हो गई थी लेकिन ये विकसित नहीं हो पाई। मुंबई औद्योगिक प्रदेश की तुलना में क्या नहीं हो पाई, विकसित नहीं हो पाई। इसकी स्थापना यदि देखें तो कब हुआ इसकी स्थापना, 1665। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना 1774 में और हुगली औद्योगिक प्रदेश की यदि स्थापना देखें 1965 से 1964। तो 1965 लिखोगे, 1665 में इसकी स्थापना। यदि हम देखें तो हुगली औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की तुलना में इसकी स्थापना पहले से हुई, लेकिन पुणे औद्योगिक प्रदेश की तुलना में यदि देखें तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विकास जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया। कोलकाता है हावड़ा को, कोलकाता है और हावड़ा, इसको इस प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है, इसको इस प्रदेश का हृदय स्थल, कोलकाता और हावड़ा को इस प्रदेश
मेजर स्थल माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ यदि हम देखें तो औद्योगिक विकास का आरंभ 1662 से 1664 में हुआ। औद्योगिक विकास का प्रारंभ में देखें 1665 से 1664 में इसकी स्थापना हुई। ये मुख्य से बंदरगाह की इसका विकास हुआ। पत्तन मतलब बंदरगाह, इसका विकास हुगली नदी, यदि हम देखें हुगली औद्योगिक प्रदेश मतलब हुगली नदी, हुगली नदी को पत्तन के रूप में विकसित किया, बंदरगाह के रूप में विकसित किया। हुगली नदी को पत्तन के रूप में मतलब बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। इन प्रदेशों में हम देखें तो अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस प्रदेश में हम देखें हुगली औद्योगिक प्रदेश में तो अनेक उद्योगों का विकास हुआ। यदि हम देखें तो यहाँ मुख्य रूप से जूट वस्त्र उद्योग, जूट की कारखाना, यदि हम देखें हुगली औद्योगिक प्रदेश में जूट या जूट से निर्मित वस्तुओं की स्थापना अधिक मात्रा में की जाती है। इन हुगली औद्योगिक प्रदेश में देखें तो 70% जो औद्योगिक प्रदेश है वे किस पर निर्भर है? जूट पर निर्भर है। जूट जानते हो पर्सन 70% जूट के समान, 70% जूट के समान यहाँ बनने लगा, क्योंकि यहाँ जूट का काफी विकास हुआ। देश में इंजीनियरिंग उद्योग, इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ, इंजीनियरिंग उद्योग काफी विकसित हुई। मोटर गाड़ियां हैं, मोटर गाड़ियों का विकास हुआ। पेट्रो रसायन उद्योग, जलयान, पेट्रो रसायन उद्योग, जलयान इन क्षेत्रों में काफी विकसित हुई। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बनाए गए। देश का सबसे बड़ा नौसैनिक, देश का सबसे बड़ा नौसैनिक, देश का ये सबसे बड़ा नौसैनिक प्रदेश है। इस प्रकार मछली पकड़ने का काम यदि मात्रा में किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए, सामान ढोने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, सामान ढोने के लिए इन पत्तन का, बंदरगाह का भी अधिक मात्रा में प्रयोग की जाने लगी। यहाँ अनेक क्या है तेल शोधन साधन, पेट्रो रासायनिक उद्योग है, इनका भी काफी विकास हुआ है। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और हुगली औद्योगिक प्रदेश में अंतर बताइए, यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और हुगली प्रदेश में अंतर बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश कौन सी तट पर है? पश्चिमी तट पर। हुगली औद्योगिक प्रदेश पूर्वी तट पर। दूसरा अंतर क्या लिखोगे? पहला अंतर समझ आया ना, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश पश्चिमी तट पर स्थित है, हुगली औद्योगिक प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1774 में हुई और हुगली औद्योगिक प्रदेश की स्थापना 1662 में की गई। तीसरा है मुंबई औद्योगिक प्रदेश में मुख्य रूप से हम देखें इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, फिल्म उद्योग का काफी विकास हुआ है। और हुगली औद्योगिक प्रदेश में जूट उद्योग, कपड़ा, जूट उद्योग, कपड़ा, इंजीनियरिंग के सामान, कंप्यूटर, पेट्रो रसायन उद्योग इनका काफी विकास हुआ है। चौथा है मुंबई पुणे प्रदेश में सर्वप्रथम, मुंबई पुणे प्रदेश में हम देखें तो सर्वप्रथम यहाँ रेलगाड़ियां चली। मुंबई पुणे प्रदेश में सर्वप्रथम यहाँ रेलगाड़ियां चली और हुगली औद्योगिक प्रदेश में इसकी तुलना में बाद में यहाँ हुगली औद्योगिक प्रदेश में रेलगाड़ियों का विकास हुआ। ये चार अंतर है। पांच अंतर भी बता सकते हैं। मुंबई औद्योगिक प्रदेश की स्थापना हुगली औद्योगिक प्रदेश की तुलना में बाद में,
मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की स्थापना हुगली औद्योगिक प्रदेश की तुलना में बाद में। अब हुगली औद्योगिक प्रदेश की स्थापना मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की तुलना में पहले हुआ था। ये आप अंतर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये नीलामी। ये नीलामी किसे कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से नीलामी करना, कंप्यूटर के माध्यम से नीलामी करना ही ई नीलामी कहलाता है। उसके बाद ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी कल्पना या विचार नहीं किया होगा कि हमको कोई भी सामान, या आपने कोई कल्पना नहीं की होगी कि हमको घर बैठे कोई भी सामान मिल जाए। आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि आप पहले कभी सिर्फ कल्पना करते रहे होंगे कि काश हमें कोई भी वस्तु घर बैठे मेरे पास आ जाए। आपने कभी सिर्फ कल्पना करते रहे होंगे कि काश हमको अपने घर बैठे कोई भी वस्तु मिल जाए। कोई भी वस्तु में जैसे मोबाइल, घड़ी है, कपड़े हैं, किताब है, खिलौना है, घरेलू सामान है, आ जाए। या आपने कल्पना नहीं की होगी, या कल्पना भी करते रहे होंगे लेकिन कल्पना पूरी नहीं होगी। अब यह कल्पना क्या हो रही है? वास्तविक बन गई। आज ये कल्पना क्या है? वास्तविक बन गई। हमको आज जो कल्पना करते थे कि हमको घर बैठे सामान मिल जाए, लेकिन वो क्या हो रहा है? आज वो सामान हमको घर बैठे प्राप्त हो रहा है। मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम ऑर्डर कर रहे हैं और पेमेंट काम एटीएम के माध्यम से कर रहे हैं। आज जो हम जो भी सामान मंगा रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और इसके यदि हम पेमेंट करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? एटीएम के माध्यम से हम इससे पेमेंट कर रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स किसे कहेंगे? ई कॉमर्स किसे कहेंगे? कंप्यूटर, मोबाइल, पेटीएम के माध्यम से। संक्षिप्त में आप क्या कहोगे? कंप्यूटर, मोबाइल एवं पेटीएम के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, पेटीएम सुने हो, भुगतान करते हैं। तो एटीएम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का घर बैठे क्रय विक्रय किया जा रहा है। इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। क्वेश्चन दिया जाता है ई कॉमर्स किसे कहते हैं? मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए आज के लिए।